बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो वॉर रूम। मैं हूँ सादिया अफसाल। सबसे पहले तो पूरी कौम को, तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और यहाँ पर हम खराज तहसीन पेश करते हैं अपनी बहादुर अफवाज को, पाक आर्मी को, पाकिस्तान एयरफोर्स को और पाकिस्तान नेवी को। ख़ास तौर से पाकिस्तान एयरफोर्स और हमारे वो बहादुर पायलट्स जिन्होंने आज बहुत ज़बरदस्त मुजाहरा किया है अपने इस मक्कार और चालाक दुश्मन को, अज़ली दुश्मन को जो शिकस्त दी है। ये हमें उम्मीद है कि आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी भारत में। और ये जो हुआ है आज, इसको एक केस स्टडी के तौर पे लेना चाहिए। 22 अप्रैल को पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को एक्सक्यूज बना के जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान पर चढ़ाई की, और ड्रोन्स के बाद ड्रोन्स आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और हमने जो उनको जवाब दिया है वो जवाब भारत कभी भूलेगा नहीं। अगर इसकी तफसील में मैं जाऊं तो आप ये समझ लीजिए कि शायद प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, लेकिन वो जो मिलिट्री साइट्स हैं जहां आज निशाना बनाया है जिनको पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से, वो ख़त्म ना हो। लेकिन अगर हम जो इसमें चीदा चीदा नुकात हमारे सामने आते हैं कि पहले आपने फ्रांसीसी कंपनी को जलील करवाया। राफेल तैयारे जिस पे बहुत गरूर किया करता था भारत, और जब ये राफेल तैयारे खरीदे गए थे तो मुझे याद है इनकी हेडलाइंस क्या होती थी कि नाउ द बिग बर्ड्स हैव अराइव्ड। अब पाकिस्तान की खैर नहीं है। अब वो बिग बर्ड्स पाकिस्तान ने गिरा के दिखा दिए। 3 राफेल तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान के पायलट्स ने गिराए हैं। सिर्फ यही नहीं, एक SU-30 और एक MiG-29 भी गिराया है। फिर आपने दूसरा काम क्या किया, आपने जो रशियन की टेक्नोलॉजी है S-400, उसको भी आपने जलील करवा दिया। अब ये अगर S-400 की हम बात करें तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम तस्वुर होता है, और रूस भी शर्मिंदा हो गया कि ये डिफेंस सिस्टम हमने किन लोगों को दे दिया है। फ्रेंच कंपनी के शेयर्स उसी दिन गिर गए थे जिस दिन राफेल तैयारों की खबर जो है वो सामने आई थी मीडिया पे। और फिर तीसरी चीज जो मेड इन इजराइल ड्रोन्स पाकिस्तान पर यके बाद दीगरे भेजे गए, आपने उनको भी शर्मिंदा करा दिया। क्योंकि यहां पर अगर देखें 77 ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट किए, उनको गिराया है। और इस पूरे सिनारियो के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारत जो है वो कहीं ना कहीं ये ड्रोन्स भिजवा के टेस्ट करता रहा पाकिस्तान के पेशेंस को, और पाकिस्तान ये कहता रहा कि आप हमारा पेशेंस, आप हमारा सब्र जो है वो ना आजमाएं, क्योंकि जब हम जवाब देंगे तो आपको पता चलेगा। फेक न्यूज़ जिस तरीके से फैलाई गई, पूरा भारतीय मीडिया ये पाकिस्तान पे खुदा न खास्ता कब्जा करके बैठा हुआ था कि लाहौर भी फतह हो गया है, कराची भी फतह हो गया है, इस्लामाबाद पिंडी भी जो है वो उनके कब्जे में आ गया है। और अब जब इतनी बुरे तरीके से शिकस्त हुई है तो उनका रोना धोना आपको उनके चैनल्स पे नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पे जो है वो खामोशी है। इनफैक्ट जो कुछ एक सेनर एलिमेंट है वो अपनी हुकूमत से ही सवाल करता हुआ नजर आ रहा है कि ये सब कुछ करके आखिर हमने क्या हासिल किया। एक चीज तो यहां पर तय हो गई कि पाकिस्तान ने जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं वॉर्स के, वो तब्दील कर दिए हैं, क्योंकि ये कोई ट्रेडिशनल वॉर नहीं थी। जिस अंदाज में हर फोरम पे पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है, जरा उसका जिक्र करते हैं। मैंने जैसे कहा था कि बड़ी लंबी फहरिस्त है जिन मिलिट्री साइट्स का अगर मैं जिक्र करूं, भारत ने पाकिस्तान के 9 मकामात को हिट किया था जहां पे हमने इंटरसेप्ट किया और उनके ड्रोन्स मार गिराए। फिर जब कल रात को 3 एयर बेसिस पे हमला करने की कोशिश की, नाकाम कोशिश की, जिसमें एक नूर खान एयर बेस भी शामिल है, देन वी डिसाइडेड कि इनफ इज इनफ नाउ, अब हमें बदला लेना है। हमने कहीं पर भी किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। अनलाइक भारत ने जैसे हमारे मासूम शहरियों को शहीद किया, जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल थीं। और पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन का जो नाम रखा बुनियानुम मरसूस, कुरान पाक की एक आयत से ये लफ्ज लिया गया है, जिसका मतलब है फॉर्मिडेबल वॉल, एक ऐसी सीसा पिलाई दीवार जो बहुत मजबूत होती है, जो बहुत देर तक खड़ी रहती है और जो गिरती नहीं है। अब इस पे जरा पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 9 मकामात का जवाब 26 मकामात से दिया। 26 शहरों को टारगेट किया गया। इसमें अब चीदा चीदा कुछ नाम है वो बता देती हूँ। उधमपुर एयरबेस, श्रीनगर एयरबेस, आदमपुर एयरबेस, पठानकोट एयरबेस, भटिंडा एयरबेस,
सिरसा एयरबेस, सूरतगढ़ एयरबेस, बरनाला एयरबेस, अखनूर, राजौरी, बारामूला मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तबाह कर दिए। उड़ी फील्ड सप्लाई डेपो जो है वो तबाह कर दिया। ब्राह्मो स्टोरेज साइट जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी। इसके साथ साथ डिजिटल सिस्टम की जब हम बात करते हैं उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को नीज तो नाबूद करके रख दिया। और मैंने आपको जैसे बताया S-400 जो अगेन जिसमें इंडिया बहुत फख्र महसूस किया करता था जब उन्होंने रूस से ये एग्रीमेंट साइन किया था। और ये एक अगर मैं इसकी बात करूं एक स्क्वाड्रन की तो उसमें $1.5 अरब का तकरीबन खर्चा आया था। अब वो माली तौर पे जाहिर है जो इंडिया का नुकसान हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मजीद तफसीलात सामने आना शुरू हो जाएंगी। फिर मकबूजा कश्मीर के अंदर ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स जो है वो तबाह किया गया। इसके अलावा इंडियन पोस्ट जो हैं उनकी एक बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो पाकिस्तान के हाथों तबाह हुई हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के जवानों ने उनका जो मिलिट्री सैटेलाइट है उसको जैम कर दिया। उनकी बहुत ज़्यादा वेबसाइट जो हैं वो हैक हो गई। बीजेपी, महानगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, भारत अर्थ मूवर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, ये तमाम ने काम करना छोड़ दिया। और फिर जो मैसिव साइबर अटैक हमने देखा उसके नतीजे में जो 70% इंडिया का जो पावर ग्रिड है वो डिस्टरप्ट हो गया, वहां बिजली जो है वो चली गई। तो पाकिस्तान ने आपको पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान को आसान मत लीजिएगा। मैं यहां पे सुनवाना चाहूंगी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ का वो खिताब जो कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक ओवरसीज कन्वेंशन में किया था और दुश्मनों को क्या पैगाम दिया था, सुनवाइएगा। You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. और यहाँ पे ये भी याद रखिए कि फेक न्यूज़ फैला के, प्रोपेगेंडा करके और फर्जी हमले बना के आपने कामयाबी तो हासिल की जो भारत करता आया। और उनके जो न्यूज़ रूम्स थे, उनके जो स्टूडियोज थे, वहाँ पर एक अपना ही जंग का माहौल चल रहा था और अपनी आवाम को वो गुमराह करने में मसरूफ़ थे। ऐसे में पाकिस्तान के फ़ौज के तर्जुमान ने पहले ही बता दिया था। DGISPR का वो स्टेटमेंट ज़रा सुनवा दीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि जब पाकिस्तान जंग करेगा, पाकिस्तान हमला करेगा तो सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया को पता चलेगा। We are not dependent upon their media to tell them कि पाकिस्तान ने हमला किया, कितने किए, क्या किए। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, अगर वो जब when पाकिस्तान विल स्ट्राइक तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। The whole world will come to know we are everywhere all the time. We are ready and we are prepared to take on all sort of challenges. मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन का रास्ता अगर उन्होंने चुनना है तो ये उनकी चॉइस है। आगे ये किधर जाता है ये फिर हमारी चॉइस है। आगे ये किधर जाता है ये फिर हमारी चॉइस है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी DGISPR ये पहले ही बता चुके थे। और फिर ये मामला कहां गया ये पूरी दुनिया ने देखा। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के किरदार की मोतरफ है कि पाकिस्तान ने बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, लेकिन जब बात आपके घर की हो तो आप एक हद तक तो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन कहीं जवाब देना जरूरी हो जाता है, और खास तौर पे जब आपका दुश्मन भारत जैसा हो। इसी सब पे आज बात भी करेंगे। और पहले तो मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, एम्बेसडर एजाज चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों को भी बेहद मुबारकबाद आज की पाकिस्तान की इस कामयाबी पे, सीज फायर पे मजबूर कर दिया। दुनिया ने कोशिशें की। एम्बेसडर साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो है वो बयान आता है कि एक पूरी रात उन्होंने, उनकी टीम ने मीडिएट कराने की कोशिश की दोनों ममालिक के दरमियान, और वो सीज फायर के लिए जो है वो मान गए। अभी खैर वो हमारे यहाँ तो मजाक में, क्योंकि पाकिस्तानी कौम बड़ी जज्बाती कौम है, और ये जो हमारी फौज ने सिर्फ किया है ये सिर्फ 5 घंटे में किया है। तो हमारी कौम तो अभी शुरू हुई थी, वो तो कह रहे थे कि जी अभी तो मजा आना शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इतनी जल्दी सीज फायर क्यों हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमने इतनी कारी जरब लगाई है कि भारत वाकई घुटनों के बल आ गया।
जी बहुत शुक्रिया। आपके इब्तदाइये की सारी जो तफसील थी बहुत अच्छी है। पूरी पाकिस्तानी कौम को जानना भी चाहिए कि ये एक कड़ा इम्तहान था हमारा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे सुरखरू हुए। हमने ये देखा था कि आज से 6 साल पहले जब पुलवामा के बाद उन्होंने ये काम किया, उस वक्त भी हमारी एयरफोर्स ने हमारा सर फखर से ऊंचा किया, जी। उनके जहाज गिराए, उनका पायलट हमने वापस किया, लेकिन हमने उस वक्त इन पे हमला नहीं किया। हम अमन चाहते थे, और उसका क्या बदला दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये कत्ल की रात होती अगर ये वापस ना करते। अरे अरे अरे। तो इस दफा मैं कहता हूँ कि हमने बहुत अच्छा किया कि हमने वो जबान में जवाब दिया जो ये जबान जानते हैं। That's true. दूसरा, हमने ये बहुत अच्छा किया कि हमने कोई सिविलियन जानवर नहीं ली, जिस तरह इन्होंने रात के अंधेरे में मस्जिदों और मस्जिदों से मुल्का स्कूलों में 31 जाने ली। हमने उस जगहों पे अटैक किया जहां से अटैक आ रहा था। तो मैं कहता हूँ जी, हर लिहाज से इनका जो कमाल का काम इस दफा किया है हमारे लोगों ने, हम सब उससे बहुत खुश हैं। और पूरी कौम मुत्तहिद हुई है। हमारा जो सियासी और अस्करी क़यादत का जो किरदार था, हमारे सिफारतकारों का किरदार था, हमारे मीडिया का जो किरदार था, यानी कंट्रास्ट सारी तरफ नजर आ रहा था कि पाकिस्तान का इस दफा बच्चा बच्चा ये यकीन रखता था कि हम हक पर हैं और हमने सही जवाब देना है और हमने वो करके दिखाया है। ये सारी खुशी अपनी जगह, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमें अभी भी तैयारी रखनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि हम एक ऐसे दुश्मन से हमारा वास्ता पड़ा है जो डिसेप्शन को, चाणक्य का डिसेप्शन को अपना उसका हिस्सा समझता है। पीस की बात करो और पीछे से को वार करो। इसलिए हमें अभी तैयारी रखनी चाहिए ता वक्त तक कि वो बातचीत शुरू नहीं हो जाती। ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की एम्बेसडर साहब। अगर वो आप देखें, जो प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट आया, फिर उसके बाद हमारे वाइस प्राइम मिनिस्टर का, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आता है, इसहाक डार का, उनके जो वजीर खारजा है एस जयशंकर का, उसमें जो आखिरी जुमला है टेररिज्म के हवाले से, अगेन सीज फायर पे भी आप आमादा हो रहे हैं, शिकस्त भी आपको हो रही है, नुकसान भी आपने उठाया है, आपको हजीमत का सामना पूरी दुनिया के सामने करना पड़ रहा है, लेकिन वो आखिरी जुमले से लगता ऐसे है कि कहीं अभी वो गरूर टूटा नहीं है। और उसके फौरी बाद ही इनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कोट करते हुए इंडियन मीडिया ये खबर चला रहा है कि जी वो अपनी जगह पे है, उसकी कोई प्री कंडीशंस नहीं है, लेकिन जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है वो अभी भी सस्पेंडेड है, वो विल रिमेन इन अबेंस। तो आपको लगता है कि ये गरूर अभी पूरी तरह टूटा नहीं, और जैसे आपने कहा कि यू कैन नॉट ट्रस्ट दिस एनिमी, हमें तैयारी अभी भी पूरी रखनी चाहिए? जी, गरूर भी नहीं टूटा और एजेंडा भी नहीं बदला। देखिए एजेंडा है क्या, ये आरएसएस ड्रिवन गवर्नमेंट है। और अगर आप आरएसएस का देखें तो 1925 में जब ये शुरू हुई, सावरकर साहब ने शुरू की, तो इस साल मोदी साहब कुछ बड़ा करना चाहते, ये बताने के लिए कि हम इस तरह उसकी 100 साल एनिवर्सरी मनाएंगे। ये तो उनके इरादे खाक में मिल गए। वो कुछ और ही रखते हैं जहन में। वो तो अखंड भारत की बात करते हैं, वो तो हिंदू भारत की बात करते हैं। तो ये एजेंडा तो नहीं बदला, ये वहीं का वहीं है। और डॉक्टर जयशंकर ने जिस किस्म का ट्वीट किया, आपने बिल्कुल सही, मेरा अपना भी, जैसे मैंने वो ट्वीट देखा आज से 2 घंटे पहले, तो मेरा एग्जैक्टली यही तासुर था जो आप फरमा रही हैं कि भाई ये साहब की तो अभी भी वही वो दुम जो है, कहते हैं ना कि उसी तरह ही अटकी हुई है, वहीं की वहीं सुई इनकी। वो समझ गए सब आप क्या कह रहे हैं। कौन सा मुहावरा आपने लिया, सब समझ गए। जी, मैं मेरा ख्याल है कि हम हिंदुस्तान की जबान नहीं बोले, वो हिंदुस्तान के मीडिया की जबान नहीं बोलेंगे। मैं ये कहूंगा सुई अटकी हुई है वहीं की वहीं। और इनको अभी इसलिए पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब जब हम बैठेंगे जाके, जो न्यूट्रल कंट्री कह रहे हैं, शायद गल्फ का कोई मुल्क होगा, उसमें हमें कुछ एजेंडा तैयार करना है। और उस एजेंडा के अंदर हमें जो पहला आइटम होगा, मेरे ख्याल में वो टेररिज्म का होना चाहिए। ठीक। उसकी वजह यह है कि एक तो ये सबूत कोई नहीं देते, दूसरा ये है कि इनका अगर पुराना छत्तीस सिंहपुरा से पिछले 25 साल का रिकॉर्ड निकाले तो तकरीबन एक आध को छोड़ के हर वाक़े में इनका लोकल एलिमेंट। That's true. और इन्होंने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया। ये थोड़ी रिसर्च करने की जरूरत है, लेकिन ये ऐसा सही है ना। दूसरा, जो पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म कर रहे हैं, हम तो अभी तक इनके साथ बड़े सॉफ्ट थे। जाफर एक्सप्रेस हो गई, उसके अलावा इतने लोग इन्होंने हमारे लोग मारे हैं, हमें हमारा सी पैक खराब किया है, हमारी चाइना के साथ ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की है।
ये सब का सब अब आना चाहिए एजेंडा के ऊपर, सबूत के साथ आना चाहिए। अब ये सॉफ्ट खेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपने बता दिया उनको कि भाई नहीं हम कर सकते, तो ये एजेंडा आइटम नंबर 1 होना चाहिए। दूसरा आइटम पानी का होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट एजेंडा आइटम है, क्योंकि पानी जो है ना हमारी बका है पाकिस्तान की। तीसरा आइटम जो है ना वो कश्मीर का ऊपर होना चाहिए, क्योंकि कश्मीरियों पे इन्होंने बहुत जुल्म कर दिया। पिछले 6 साल से उनकी शाख खत्म कर रहे हैं, उनकी मुस्लिम अक्सरियत खत्म कर रहे हैं, उनके यहाँ नाके लगे हुए हैं। 7 से 9 लाख खुदा जाने कितनी फौज है, वो फौज बैठी हुई है। हिंदुस्तान नवाज कश्मीरी जो थे वो भी सोच में पड़े हुए हैं कि हमने क्या किया, हमारे बड़े बड़ों ने क्या किया। तो ये सब एजेंडा आइटम आएंगे उसके ऊपर। टेररिज्म, वाटर एंड कश्मीर आपने कहा कि ये एजेंडा पे होने चाहिए, राइट। मैं जनरल साहब को भी शामिल गुफ्तगू यहाँ पे कर लूँ। जनरल साहब, ऑब्वियसली जो भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को एक्सक्यूज बना के ये 2-3 दिन से जो टुक लगाई हुई थी, फिर पाकिस्तान ने एक ही बार ऐसी कारी ज़रब लगाई कि आप अब देख रहे हैं उनका मीडिया, उनकी हुकूमत कैसे मुंह लटका के इस वक्त बात भी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने साबित किया कि 100 सुनियार की तो 1 लोहार की, आज वो 5 घंटे की कार्रवाई में हमने देख लिया। अब ये जरा जो पूरे का पूरा एक ट्रेडिशनल वॉर तो नहीं रही है, जो एक नई वॉर हमने देखी है, वो मीडिया पे भी थी, वो अगर हम इसको डिजिटल उसमें देखें जो उनका सिस्टम हमने तबाह किया वो भी अपनी जगह पे मौजूद था। आप किस किस्म का कोई पैराडाइम शिफ्ट देखते हैं जो तमाम रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जंगों के आज पाकिस्तान ने तब्दील कर दिया है? जी सादिया, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और मेरा एजाज चौधरी साहब को भी बहुत सलाम। सबसे पहले तो बासियत पाकिस्तानी हमें आज अल्लाह सुब्हाना ताला का तशक्कुर करना चाहिए। जितना शुक्र अदा कर इतना कम है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने आज एक नए पाकिस्तान का जो चेहरा है ना जी, और नए पाकिस्तान की जो पैदाइश हुई है पूरी दुनिया के सामने, जो उसकी क्रेडिबिलिटी स्टेब्लिश हुई है इन ऑल डोमेन्स एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट जो कंट्रीब्यूट कर रही है टुवर्ड्स द रीजनल एंड इंटरनेशनल स्टेबिलिटी, अ स्टेट विच हैज रेजिलियंस, एक ऐसी स्टेट्स जिसके बीच में रिस्ट्रेंट है और रिस्ट्रेंट के साथ जुड़ा हुआ रिजॉल्व है। तो रिस्ट्रेंट का भी मुजाहरा किया, रिजॉल्व का भी मुजाहरा किया, और अपने जो पाकिस्तानी ट्रू कैरेक्टर है एज अ नेशन एंड एज अ स्टेट, वो पूरी दुनिया को उसकी मार्केटिंग आज जो हुई है ना जी, शायद ही मेरी जिंदगी में तो कभी हिस्ट्री में इतना टॉप मोमेंट मैंने नहीं देखा जी। तो ये अल्लाह का शुक्र है। फिर शुक्र अदा करना चाहिए पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का, ऑफ कोर्स लीडरशिप का, मीडिया, सब लोगों ने मिलकर ये रिस्पांस दिया, क्योंकि नई नेशनल एक्टिविटी थी जी, जो वॉर थी या जो भी इम्तिहान, और स्पेशली अगेंस्ट दिस माइंडसेट, हिंदुत्व का जो माइंडसेट है। देखिए अभी इशू एजाज चौधरी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पर जब तक ये माइंडसेट मौजूद रहेगा, एक इवेंट तो खत्म हो गया, या जिसको मैं कहूंगा बैटल वी हैव वन एंड सीरियसली वन, और इसमें जो चीज सबसे बड़ी अचीव की है वो इंडियन जो आर्मी है या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, इन ऑल इट्स रिस्पेक्ट्स, उनको एम्बेरस करके इररेलेवेंट कर दिया जिस इक्वेशन से। टुडे देखिए एक मिलिट्री कमांडर का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होता है टू इन्फ्लिक्ट एम्बेरसमेंट ऑन दी अपोनेंट आर्म्ड फोर्सेस, कि उसके लोगों की नजर में उसकी वैल्यू खत्म हो जाए। ये फियर आज हर इंडियन में आ चुका है और इंस्टिल हो रहेगा बहुत अरसा, कि ये हमारी जो आर्म फोर्सेस है, जो शरेड इन्होंने झूठ बोला हुआ था और फिनेस लगा रहे थे जी कि पिछली दफा कहते राफेल होता तो ये हो जाता, S-400 होता तो ये हो जाता, भाई तुम्हारे पास S-400 हो, राफेल हो, जो भी, जब एक प्रोफेशनलिज्म के साथ आप चीजों को अप्रोच नहीं करते, जब जस्ट वार नहीं आप लड़ते, यू आर नॉट मेंटली इनटू इट। तो उनकी मिलिट्री, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप से झूठ बोल रही थी कि जी वी आर प्रिपेयर्ड, और मुझे लगता था कि वो अंडर इंटिमिडेशन है, डीप स्टेट की एप्लीकेशन हुई है, मिलिट्री का कंट्रोल भी इस फनेटिक लीडरशिप ने अपने पास ले लिया था, वरना ये 3 सीनियर मिलिट्री लीडर्स सैक ना करते, इंक्लूडिंग द डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। और पाकिस्तान वो वाहिद कौम है जिसने वॉरफेयर, एयर वॉरफेयर की एक नई हिस्ट्री जो केस स्टडी के तौर पर अभी पढ़ा जाएगा इन दिस मॉडर्न वॉरफेयर, इन 25 to 40 मिनट्स इन्होंने इंडियन एयरफोर्स को इररेलेवेंट कर दिया। फिर हमारे जो उनका जो डिफेंस सिस्टम था, मिसाइल प्रोग्राम जो भी था, उसके जो साइबर के साथ प्लस ऑन ग्राउंड फिजिकल जाके जो इन्होंने JF-17 ने जाके परफॉर्म किया, जब S-400 को आउट ऑफ एक्शन किया, तो इन्होंने शटर कर दिया कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इनटू ये। एक चीज तो ये हुई। दूसरी चीज ये हुई है कि इन्होंने आज खालिस्तान की बुनियाद रखी है इन पिछले 48 घंटे के अंदर,
जब वो 5 मिसाइल इन्होंने अमृतसर पे मारे। ये चीजें अब 21वीं सदी है सादिया, ये बाहर आएंगी। और ऑब्वियसली वो जो पाकिस्तान की मोहब्बत है उनके लिए, सिखों के लिए जो हमदर्दी है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो एक इन्होंने दरार डालने की नाकाम कोशिश की। आप सही कह रहे हैं कि वो दोबारा से तहरीक ने जन्म लिया है जो कि खालिस्तान मूवमेंट है। मैं इसी पे एम्बेसडर साहब मुझे बताइए कि ये जो इनका एक अखंड भारत का ख्वाब था, आज वो तो चकनाचूर हो गया। जो अपनी सलाहियतों पे, अरबों रुपए की टेक्नोलॉजी पे बहुत घमंड था, वो भी चला गया। दीगर ममालिक जिनसे टेक्नोलॉजी ली थी उनको भी इन्होंने जलील करवा दिया। ये अगर मैं आपसे एक इस चीज़ की वजह पूछ सकूं कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप या वो मार्को रूबियो जो कहते थे कि जी इस कॉन्फ्लिक्ट से तो हमारा लेना देना ही नहीं है, ये पता नहीं 1000 साल पुराना मसला है कश्मीर का, ये इनका चलता रहता है और खुद दोनों हल कर लेंगे, ऐसा क्या था कि वही प्रेसिडेंट ट्रंप ट्वीट करके ये पूरी दुनिया को बताता है कि जनाब पूरी एक रात हमने ये मीडिएशन कराई है, पूरी टीम उनकी लगी रही है। व्हाट हैपेंड? मेरी अपनी असेसमेंट है कि पहले 3-4 दिन अमेरिका ने एक न्यूट्रल स्टांस इसलिए लिया, एक खबर था कि अमेरिका ने हिंदुस्तान को कहा कि जो कर सकते हो करो, जरा करके दिखा दो। उसका मतलब उनका ये था कि अगर पाकिस्तान का जो एक किस्म का चीन का दोस्त है उसको इसी तरीके से कमजोर किया जा सकता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया जा सकता तो हिंदुस्तान का हमें पता चल जाएगा कि जिस घोड़े को हम तैयार कर रहे हैं चीन के खिलाफ, क्या वो घोड़ा इस काबिल है कि नहीं। और जैसे ही ये वाकया हुआ बिकॉज़ ऑब्वियसली असल देखा जाए तो यही था, वो इंडिया को तैयार ही कर रहे थे टू टेक ऑन चाइना इन द रीजन। जी जी हाँ। तो जैसे ही उनको पता चल गया कि भाई ये तुम्हारा घोड़ा, तो बैठ गया मैदान में। तो उसके बाद उन्होंने यही मुनासिब समझा कि इसकी मजीद इसको ना टेस्ट करवाया जाए और ये मामला यहीं पे रोक कर भी फिलहाल, क्योंकि अगर वो आगे मजीद करते तो और ज्यादा सुबकी होने का। अच्छा एम्बेसडर साहब, इसमें एक चीज और ऐड कीजिएगा। इस पे मैं चाहती हूँ जरा ये इस पे भी रोशनी डालें। इजराइल वाहिद मुल्क जिसने सपोर्ट किया इंडिया को, कुछ ने खुल के पाकिस्तान को सपोर्ट किया, चाइना है, तुर्की है, फिर बहुत ज़्यादा ममालिक जो हैं वो न्यूट्रल रहे। इजराइल वाहिद सपोर्टर इंडिया का रहा, उनकी टेक्नोलॉजी, उनके ड्रोन्स इस्तेमाल करते रहे। इजराइल भी कहीं टेस्ट तो नहीं कर रहा था कि वाहिद दुश्मन दुनिया में अगर हमारा कोई है तो इस वक्त वो पाकिस्तान है जो सबसे बड़ा दुश्मन है, और ऑब्वियसली नजरियाती तौर पर भी इख्तलाफ है, मुसलमानों से वैसे ही उसको नफरत है। उसने भी आज आपकी सलाहियतें देख लिया? जी देख लिए उन्होंने। इसराइल ने खामखा हमारे साथ दुश्मनी बनाई हुई है। हमारा उनके साथ दो तरफा कोई तनाज़ा नहीं है। इसराइल ने जो जुल्म किया हुआ है फलस्तीनियों पे, वो जुल्म बंद कर दे तो हमें कोई इतराज नहीं। वो उनकी रियासत मान ले, जो फलस्तीनी की दो रियासत पे हम मानते हैं कि 2 रियासतें हो जाए। एक जमाने में तो हम कहते थे एक रियासत होनी चाहिए, वो फलस्तीन की रियासत हो। आपको याद है 1947 में जो बहस जारी थी और हमारे मंदूब थे उस वक्त, वो ये कहते थे एक रियासत होनी चाहिए। कायदे आजम ने भी ये कहा था। लेकिन चले दुनिया की खातिर हमने कंप्रोमाइज किया कि चले 2 रियासतें हो जाए, आप वो भी नहीं बनने दे रहे। तो इसलिए इसराइल को बीच में जो हिंदुस्तान जो है वो उनको घसीट रहा है कि उनसे इक्विपमेंट लेकर उसका इंडिया तो यहाँ तक आपको पता है, इसके बाद उसने कहा ना कि हम इजराइल हैं, वो अपने आप को इजराइल समझता है, उसने पाकिस्तान को फलस्तीन समझ लिया था। हकीकतन देखें जो वो मकबूजा कश्मीर में और जो भारत में हो रहा है, दीगर शहरों में हो रहा है, दीगर माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, नेतन्याहू और मोदी की जो प्लेबुक है वो सेम आपको नजर आती है। बिल्कुल है, और वो कह रहे थे कि जी हम जिस तरह इसराइल ने गजा बना दिया, हम पाकिस्तान को वो कर दे, इस तरह की बदतमीजियां भी की जी। लेकिन शुक्र है खुदा का कि अब उनका जो है ना ये गुरूर खाक में मिला है, और इसराइल को भी अब अंदाजा होना चाहिए और अमेरिका को भी अंदाजा होना चाहिए। एक तीसरी चीज जो शायद मेरा ख्याल है बहुत उठ के आई है, वो कहनी जरूरी है, वो ये है कि चीन की जो टेक्नोलॉजी टेस्ट हुई है इस वॉर में, वो वेस्ट की टेक्नोलॉजी से ज्यादा सुपीरियर साबित है और मोर इकोनॉमिकल ऑल्सो, यानी चीपर बट मोर फर्म एंड मोर सुपीरियर। तो ये बहुत जबरदस्त नुक्ता एक निकला है। चीन का भी नेचुरली उनका पाकिस्तान के साथ तो बड़ी अच्छी दोस्ती भी है, और वो पाकिस्तान को वाकई अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं। और जब वो ये कहते हैं ना आयरन ब्रदर, तो वो प्रेसिडेंट शी ने कहा, और जब प्रेसिडेंट शी, उनके निज़ाम ऐसा है ना, तो उनका जब वो कह दे तो सारी कौम कहती है। तो पाकिस्तान को इस दोस्त को खोना नहीं है, इस दोस्त को मजबूत करना है। इसके साथ इसने बड़े वक्त पर हमारी मदद की है, हमारे साथ खड़ा हुआ है,
और कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की है चीन के साथ। मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान के साथ ठीक नहीं करेंगे। चीन ने साबित किया है कि वो हमारे साथ खड़ा होगा, तुर्की ने भी किया है, अजरबैजान ने भी किया है। और हमें ये याद रखनी चाहिए ये वाली दोस्तियां, और इंशाअल्लाह ताला हम ये निभाएंगे। बहुत कुछ सीखा है इस जंग से। मुझे ये जनरल साहब का एक जुमला अच्छा लगा, एक नया पाकिस्तान जन्म लिया है, लेकिन उस नया पाकिस्तान के कुछ तकाजे हैं। वो तकाजे ये हैं कि हम अब मेहनत करें, अब हम इक्तिसादी तौर पर चीन की तरह सेल्फ रिलायंट हों, हम दुनिया को लीड करें, हम ये कशकोल मशकोल जो है ना इसको तोड़ दें, क्योंकि इतनी अच्छी और मजबूत कौम हो, इतने वसाइल वाले लोग हों, इतने ज़हीन फतीन लोग हों, तो वो अच्छा नहीं लगता कि उनकी इक्तिसाद इतनी कमजोर हो। हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, और अल्लाह करे कि हमें ये नए पाकिस्तान में हम ये साबित कर सकें कि वाकई हम इसके अहल। बिल्कुल सही, थैंक यू। मैं एक ब्रेक ले लूँ यहाँ पे और ब्रेक से वापस आएंगे तो हम गुफ्तगू को जारी रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। हम मुबारकबाद दे रहे हैं अपनी कौम को और बात कर रहे हैं ये जो तारीखी एक वाक़या हमें नज़र आया है जिसमें इस वक्त भारत आपको शदीद कर्ब और दर्द में मुब्तला नज़र आता है। 3 दिन के इस पूरी जंग जो यकतरफा चल रही थी, 5 घंटों के अंदर पाक फौज ने बिल्कुल उसके उलट के रख दिया है। जो कामयाबी मिली है इस वक्त पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अफवाज को, वो बहुत ही आला है। इसको एक केस स्टडी के तौर पे लिया जाएगा, आने वाले दिनों में तारीख लिखी जाएगी। जनरल साहब, अभी ब्रेक पे जाने से पहले जो एम्बेसडर साहब ने भी बात की, मैं चाहती हूँ ज़रा उस पर रोशनी डालें, बिकॉज वो नुक्ता मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पायलट्स ही दोनों ममालिक के टेस्ट नहीं हो रहे थे कि किसकी क्या सलाहियत है, आपके जवानों का ही इम्तहान नहीं हो रहा था। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है उसका भी इम्तहान चल रहा था, उसके लिए भी ये एक टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पे साबित हुआ कि एक तरफ मगरबी टेक्नोलॉजी थी, मगरबी असलहा था, उसमें इजरायली भी था, फ्रांसीसी भी था, उसमें रूसी भी था, और एक तरफ चाइनीज़ टेक्नोलॉजी थी, उनके BVRs थे जो हमने इस्तेमाल किए, जहाज़ हैं, PL-15 जो मिसाइल्स हैं, तो इनका भी मुकाबला था जिसमें ऑब्वियसली चीन इस वक्त खुश है और चीन की मार्केट जो है वो अब और आबाद हो जाएंगी। उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो आज पूरी दुनिया ने देख ली और उसकी मोतरफ है। जी बिल्कुल ऐसा ही है सादिया। एक्सीलेंसी ने बिल्कुल सही कहा है कि इस वक्त वेस्ट का और चाइना की टेक्नोलॉजीज का भी देखे ना, एक कंपनी की टेक्नोलॉजी रियल बैटल फील्ड में, सिमुलेटर्स में बहुत चीजें होती हैं, सारी चीजें सिमुलेटर्स पे ही रह जाती हैं, लेकिन रियल बैटल फील्ड में प्रोफेशनलिज्म ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री और इक्विपमेंट, वेस्ट और पाकिस्तान और चाइना की कोलैबोरेशन, यानी कि चाइना का भी वो टेस्ट हो रहा था। बिल्कुल देखिए, जब पहले 30-40 मिनट्स में एम्बेरसमेंट हुई है, पिछली दफा भी इसी तरह SU-30 और मार गिराया, इस दफा तो और उस पर उन्होंने प्ली ली कि जी राफेल होता तो आज हम ये दिन न देखते। तो ये बात राफेल को या किसी और जहाज को उड़ाने वाले की होती है, उस जहाज की नहीं। जी अच्छा सादिया, दूसरा इनडायरेक्टली और अंदर से कुछ लोग अमेरिका खुश होंगे कि ये राफेल कर रहे थे, अच्छा भला हम इनको A-35 ऑफर कर रहे थे, इनकी डील चल रही थी, तो वो कहते हैं ना कि वो पंजाबी में कहते हैं ना शौक पूरा कर लो, तो वो उधर भी कुछ आवाजें ऐसी होंगी जो कह रही होंगी कि अभी शौक पूरा कर ले। तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजीज का भी मुकाबला हो रहा है। और देखिए एम्बेरसमेंट बहुत बड़ी है, और कंपनी के भी शेयर्स पे भी इफेक्ट आया है। इसका मतलब है कि कोई वीकनेसेस है, उन्होंने जो टॉल क्लेम किए होंगे अब वो अपना रीजन देंगे, जी किस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ। एट द एंड ऑफ द डे वो पायलट के ऊपर ही डाल दिया जाएगा। ऑफ कोर्स पायलट्स आर नॉट ट्रेन्ड, दे वर नॉट फुली इनटू इट। इसलिए तो डिप्टी चीफ एयर स्टाफ जब सैक हुआ तो हमने यही प्रोग्राम्स में कहना शुरू किया कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, क्योंकि डीप स्टेट की ये जब फौज लड़ी है ना जी, तो वो दे वर नॉट इनटू द पर्पस ऑफ द वॉर। मैं सोल्जर हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं बहुत सारी चीजें, हमारा तो चले रिलीजन भी आ जाता है, उनके पास तो स्टेट के अलावा, नेशनलिज्म के अलावा लड़ने के लिए कोई चीज ही नहीं। कोई भी किसी भी मुल्क का सादिया सोल्जर हो, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट मैन। उसकी वजह ये होती है कि चाहे वो इंडिया का हो, हिंदू हो, किसी मजहब का हो, किसी से, वो अपने मुल्क के लिए जान देने को तैयार होता है, लेकिन उस पर्पस के लिए जो उसके मुल्क के लिए हो, न कि वो मोदी का कोई सैनिक तो था नहीं जी, न वो RSS का कोई कारिंदा होता है कि जी RSS के हमने क्योंकि 25 नवंबर को 7 साल वहां पे होना है तो हमने मोदी साहब का छाती चौड़ी करके वहां पे पहुंचा रहा है। तो दे वर नॉट मेंटली इनटू इट, और फिर दे आर सरप्राइज्ड। वो हमेशा समझते हैं कि पाकिस्तान ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, और वो पाकिस्तान करता है।
ये आपने बड़ी अच्छी बात की, यानी एक नई डॉक्ट्राइन की अगर हम यहाँ पे बात करें, बिकॉज बहुत ज्यादा एनालिस्ट पाकिस्तान में भी मैंने ये सुना है कि जी जो कहते थे यो डेटरेंस इज नाउ कॉम्प्रोमाइज्ड। सो आज जो कुछ हुआ है, ये 5 घंटों के अंदर जो कुछ किया है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की फौज ने, आपको लगता है कि वो रीस्टैब्लिश हो गया है? देखिए, जो सादिया वॉर होती है ना जी, वॉर और ये जिस तरह बैटल चल रही होती है, इसमें एक प्रोसेस चल रहा होता है जी, एक साइकिल होता है वॉर का, बैटल का एक साइकिल होता है। उन्होंने पहले ऑफेंसिव किया तो ऐसे लगा कि जैसे डेटरेंस आपकी खत्म हो गई है, एक टेक्टिकल लेवल पे कह लें या ऑपरेशनल लेवल पे। आपने उसी ऑफेंसिव के ऊपर अपना डिफेंस माउंट किया। वो जो पहला काम था वो डिफेंसिव एक्शन था। वो समझ रहे थे कि ये जी अभी पाकिस्तानी, चूंकि हमारे पिछली दफा भी जहाज वहां पे चले गए थे तो ये मार गिराते हैं, हम स्टैंड ऑफ से टारगेट लेंगे, एम्बेरस करेंगे पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मिलिट्री को कि ये तो डिफेंस ही नहीं कर सके जी। भावलपुर में मिसाइल आ गया है, अपना पंजाब में 4 जगहों पे आ गया, 5 जगह आजाद कश्मीर में आ गया। ये किस तरह का डिफेंस है? यहाँ पे पाकिस्तान को और हम सबको समझने की जरूरत है, सब लोगों को थोड़ा सा वॉरफेयर जो है ये 21वीं सदी का वॉरफेयर है। ये 1965 की जंग नहीं है जो ट्रेडिशनल मिलिट्रीज जब उधर लड़ती थी, या जो ये स्टोन एज वाली ये पुरानी वॉर्स नहीं है कि जो घोड़े आ जाते थे। अब ये 21वीं सदी, आप जरा स्टडी करें जो अजरबैजान की एप्लीकेशन है आर्मेनिया के खिलाफ, ड्रोन्स टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, स्टैंड ऑफ से उन्होंने मारे। आपके टारगेट होते रहेंगे, हमने भी किए हैं ना उनके टारगेट। आज आप दिल्ली में उड़ाते रहे अपने ड्रोन्स अल्हम्दुलिल्लाह, आप और डीप भी चले जाएंगे। ये जो रेंज हम हासिल करते हैं, जिस प्रोग्राम से हमें वो रोकते हैं खासतौर पर अमेरिकन, तो वो अपने इसी बुली के इसी से डरते हैं ना, जिसके लिए उन्होंने वो जो इस घोड़े की आप बात करते हैं, तो आज लकड़ी का घोड़ा साबित हुआ है। अमेरिकन तो सर पकड़ के बैठ रहे होंगे कि हमने अल्टरनेटिव भी कोई नहीं तैयार किया चाइना को चैलेंज करने की, इसी के ऊपर लगाते रहे और ये निकला लकड़ी का। मुझे याद है कि हम अभी ये बात कर रहे हैं इजरायली ड्रोन्स, हैरब ड्रोन्स, S-400 रशियन टेक्नोलॉजी, रशियन एयर डिफेंस सिस्टम, फिर राफेल फ्रांस से आपने ले लिए वो जेट्स। अब वो अपाची का भी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया हुआ है ना, अपाची हेलीकॉप्टर्स का। तो अमेरिका ने सोचा होगा इससे पहले कि हमें भी जलील करवाएं, हमारे जहाज़ों को भी गिरवा दें, तो इससे पहले इनकी सुलह करवा देते हैं। बट खैर दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। मुझे ये बताइए, दोनों कौमों का भी जब हम बहादुरी देखते हैं तो वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के विजुअल्स हमने देखे कि जहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं, जिस गांव देहात के अंदर ड्रोन गिर रहा था, वो उठा के उसको लेके फिर रहे थे, जबकि वहाँ के जो विजुअल्स आ रहे थे वो दूर से लोग जो है ना वो भागते हुए आपको नजर आ रहे थे। तो हमारे तो बच्चे भी बड़े तेज़ हैं। जनरल साहब, ये रिवर्स इंजीनियरिंग करके कल को वो हैरब ड्रोन यहाँ पे ना उन्होंने तैयार किया हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आवर टेक्नोलॉजीज आर आल्सो वेरी गुड टेक्नोलॉजीज। हमारे जो सिस्टम्स हैं दे आर वेरी गुड। अभी पाकिस्तान के भी जो ड्रोन्स के देखिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह 48 आवर्स की इस बैटल में मोस्टली इट वाज एन एयर बैटल और एयर के बीच में और मिसाइल की एक्सचेंज मेल हुआ। ऑन ग्राउंड तो बहुत हुआ है जी, कोई चीजें रिपोर्ट ही नहीं है। जिस तरीके से उनकी पोस्टों की खबरें आ रही हैं इन कश्मीर, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, बटालियन हेडक्वार्टर्स, इनकी पोस्टें, वाइट फ्लैग्स, इट्स अ ह्यूज स्टोरी। मैं तो कश्मीर में डिप्लॉयड रहा हूँ जी, वो आई बॉल टू आई बॉल है और उधर एक जश्न के समा के तौर पे वो जंग लड़ी जा रही थी। तो एवरीबॉडी इस तरह पानियों की नेवी की जंग जरा खामोश एक्टर्स होते हैं, वो प्रोड्यूसर्स की तरह वो पीछे बैठे होते हैं। जिस तरह भी फ्रंट पे तो आप बैठेंगे लेकिन आपकी पूरी टीम उमर वगैरह पीछे बैठे होंगे ये सारे, तो देर लाइक वो नेवी भी इसी तरह खामोश असल हीरोज वहां पे बैठे। बट एनीवेज, तो ये सबका एक जॉइंट एफर्ट है। फिर साइबर में गए हैं, वो तो सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान किस डोमेन में रिस्पांस लेके जाएगा। जो DGISPR कहते थे ना कि आपको पता उस वक्त चलेगा जब रिस्पांस जाएगा और दुनिया देखेगी। तो दैट्स व्हाई आई से कि ये नया पाकिस्तान है। अच्छा, वॉरफेयर में फिर आपने जो साइकिल की मैं बात करता, जहां से सादिया बात शुरू हुई थी, तो आपने डिफेंसिव मनूवर लॉन्च करके फिर अपनी डेटरेंस रीगेन की। फिर उन्होंने आपको टेस्ट किया, बीच में 1-2 स्टेप छोड़ के वो एस्केलेशन लैडर पे ऊपर गए। ये जो मिसाइल था जी, मिसाइल थोड़ा सा एस्केलेशन लैडर में ऊपर की चीज है जी, इसके इफेक्ट ज्यादा है क्योंकि ये न्यूक्लियर कंट्रीज का ड्यूअल है। ये हुतीज और टुट्सीज नहीं लड़ रहे अफ्रीका में, ये पाकिस्तान और इंडिया की वॉर थी एंड दिस वाज अ सीरियस बिजनेस। तो बड़ा टेक्टफुली कैलिब्रेट कर रहा है। फिर आपकी जो मिलिट्री लीडरशिप है उसके माइंडसेट में जो डिसीजन मेकिंग थी, उस लूप में इंडिया नहीं घुस सका। देखिए, वॉर का मकसद होता है कि आप उड़ा लूप जो कहते हैं, आप दुश्मन के जो प्लानर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनके डिसीजन मेकिंग लूप में चले जाते हैं, उसके दिमाग में आप घुस जाते हैं एंड दे मेक मिस्टेक। दिस वाज द बिगेस्ट विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि आप इंडिया के डिसीजन मेकिंग लूप में इतने जल्दी वॉर के चले गए कि दे स्टार्टेड मेकिंग मिस्टेक्स। फिर उन्होंने ये जो ड्रोन्स भेजे, इंटिमिडेशन की, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करने की कोशिश की, पकड़े ताकि पहले एयर डिफेंस सिस्टम को निकालें
फिर हम एयर के साथ बिग वे में जाएंगे। पाकिस्तान उनके जाल में नहीं फंसा, टैक्टफुली आराम से सॉफ्ट किल्स करता रहा, एंजॉय करते रहे ये बच्चे जो लेके फिर रहे हैं, और आप अपना टेक्निकल, और आपने यू केप्ट योर रिस्पॉन्स सीक्रेट, आपने सरप्राइज नहीं खत्म किया। फिर जब उसने दूसरी एप्लीकेशन भी कर ली तो फिर आप दैट वाज द टाइम टू रिटेलिएट। फिर उस एस्केलेशन लेडर पे आप गए, यू वेंट अक्रॉस, और पूरा स्पेक्ट्रम आपने, इंक्लूडिंग द साइबर, इंक्लूडिंग द एयर, मिसाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड, एयर टू ग्राउंड, हर चीज फिर आपने अप्लाई किया है, अनसिलेक्टेड टारगेट्स, और आपने वो साबित किया। और उन्होंने देखे उसके बाद तो उनका जो डिसीजन छोड़ के इतनी बड़ी एम्बेरसमेंट, 48 आवर्स में 13 लाख की फौज, 80 अरब बिलियन डॉलर का बजट, विद फ्रेंच प्लेन्स, रशियन सिस्टम्स, अमेरिकन सपोर्ट, इजराइल के ऑपरेटर्स, यू हैव एम्बेरस्ड मेनी कंट्रीज इन अ वे। तो वो जो जैसे बॉक्सिंग में होता है ना, जब आप देखते हैं कि मेरा बॉक्सर काम नहीं कर रहा तो कोच थोड़ी देर बाद टॉवल फेंक देता है, तो ये टॉवल वाला काम हुआ। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की फौज ने जो चीजें इस दफा सिखाई हैं वो आने वाले दिनों में, और ये तारीख की किताबों में लिखा जाएगा, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये दर्ज होंगे, और आने वाले दिनों में ये मिलिट्री वॉरफेयर जो हैं, ये आपको जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ रहे होंगे, सीख रहे होंगे इस चीज़ से। एक ब्रेक लेने दें मुझे, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। कम बैक, हम बात कर रहे हैं एक नई तारीख जो पाकिस्तान की अफवाज ने लिखी है, जिस पे पूरी कौम खुश है, और जो असली दुश्मन है आपका भारत, उसको एक ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिला है जब उसने पाकिस्तान की तरफ देखा है। और ये आज जो कुछ हुआ है, ख़ास तौर से मैं बार बार कह रही हूँ कि सारी की सारी कार्रवाई पाकिस्तान की फ़ौज ने आपको सिर्फ और सिर्फ 5 घंटों में करके दिखाई है, और मल्टीपल फ्रंट्स पे आपको ये चीज़ नज़र आई है। साइबर सिक्योरिटी को देख लीजिए, ड्रोन्स गिराने की बात कर लीजिए, जहाज़ गिराने की बात कर लीजिए, जो उनका S-400 सिस्टम है उसकी तबाही को देख लीजिए, मुख्तलिफ जो पोस्टें तबाह की हैं, और कहीं पर भी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया, तमाम मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया है। भारत की तरह यहाँ पर जिन्होंने हमारे मासूम शहरियों को शहीद किया था, वो हरकतें पाकिस्तान नहीं करता है। इतना सब कुछ होने के बाद ऑब्वियसली दुनिया ने जिस तरीके से इसमें इंटरवीन किया, और वो तमाम लोग जो अपने आप को न्यूट्रल रख के चल रहे थे, उनको भी इसमें मुदाखलत करनी पड़ी। इसी सब पे जो सफारती पहलू है इसका, इस पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एम्बेसडर मुनीर अकरम, जो कि पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशन में मुस्तकिल मंदूब रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। सबसे पहले तो आपको भी मुबारक हो, न्यूयॉर्क में बैठे आपने भी, जाहिर है ये सारी चीज़ें बहुत क्लोजली मॉनिटर की होंगी, और वहाँ पे भी पाकिस्तानी बहुत खुशी का इजहार कर रहे होंगे। मेरा एक सवाल है, और इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि वो तमाम लोग अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे उनके प्रेसिडेंट हों, वाइस प्रेसिडेंट हों, उनके फॉरेन मिनिस्टर हों, जो अपने आप को ला ताल्लुक़ रख के चल रहे थे या न्यूट्रल रह के चल रहे थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो मजबूर हो गए और प्रेसिडेंट ट्रंप को ये ट्वीट करना पड़ा कि उन्होंने मीडिएट कराने की कोशिश की है, बल्कि पूरी रात उन्होंने इसी चीज़ में लगाई है कि दोनों ममालिक की सुलह हो जाए। और दूसरा पहलू कि वो मुल्क भारत जो किसी तीसरे मुल्क की कभी भी मीडिएशन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, उस मीडिएशन को तस्लीम कर लेना इत्सेल्फ भारत के लिए कितनी बड़ी शिकस्त है? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। इसमें सब में बड़ी बात जो हमने समझनी है कि ये जो जंग हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ इस वक्त शुरू की थी, ये जंग थी हिंदू सुप्रीमेसी को इम्पोज करने के लिए। ये कोई टेररिज्म वगैरह से इससे कोई वास्ता नहीं था जी। इनका पहले से इरादा था कि पाकिस्तान एक मुल्क है साउथ एशिया में जिसको हम दबाया नहीं अभी तक, इनको हम कोर्स करके मनवाएं हमारी बातें, और हिंदू सुप्रीमेसी पूरी खित्ते में हम इम्पोज करें। इसमें इनकी बड़ी फेलियर हुई है। इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की कुव्वत को अंडर एस्टिमेट किया है, और उसको जो जवाब मिला है एट ईच स्टेज, हर रात जो उन्होंने एस्केलेशन की, पहले मिसाइल मारे, हमारे बच्चे मारे, हमने उनके 5-6 जहाज गिराए, दूसरे दिन 2 ड्रोन्स भेजे, हमने ड्रोन्स शूट डाउन किए उनके, तीसरे दिन उन्होंने मिसाइल भेजे, और फिर हमने जो सही जवाब था हमारे पास दिया। और उस वक्त उनको समझ आ गई कि ये हमारे हाथ की बात नहीं है, और ये हमारे हाथ से निकल गई है बात,
और इस वक्त फिर वो घूम के जो मीडिएशन के लिए अमेरिका को, सऊदीज को, सबको उन्होंने फिर कहा कि हाँ ठीक है, हम पहले नहीं मानते थे मीडिएशन पर, अब हम मानने के लिए तैयार हैं। तो ये इनकी बड़ी शिकस्त है। अब हमने देखा है कि इसके जो नैरेटिव है वो सही रहे, ये नैरेटिव को कैप्चर ना करें हिंदुस्तान, क्योंकि ये करने की कोशिश करेंगे। अभी भी कह रहे हैं हम सिर्फ 2 दिन के लिए माना है, फलाना है। तो वी हैव टू कैप्चर द नैरेटिव कि ये इनकी शिकस्त है और शिकस्त की वजह से इन्होंने माना है सीज फायर। और जब तक कि ये जो अंडरलाइंग कॉजेस हैं, जो कश्मीर का मसला है, जो इंडस वाटर ट्रीटी की इन्होंने खिलाफ वर्जी की है, ये मसले भी हल करने होंगे in order to have a sustained peace between आपने जो कहा ना कि इसको हमें कैप्चर करने की जरूरत है, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। इसी पे जरा बात करते हैं, क्योंकि अभी भी, एंड दिस इज अगेन माय ऑब्जर्वेशन, ज़ाहिर है हर कोई उसको डिफरेंटली रीड कर रहा होगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बात करी थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट आता है, मार्को रूबियो का आता है, इसहाक डार का आता है, लेकिन जो सबसे आखिर में ट्वीट आता है एस जयशंकर का, उसमें जो आखिरी जुमला है उसमें फिर टेररिज्म को ऐड कर दिया। और कहीं ना कहीं वो अगेन हिंट करता है कि वो एरोगेंस अभी भी मौजूद है, वो गरूर और तकब्बुर जो है वो सही तरीके से टूटा नहीं है। फिर फौरी तौर पे इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कोट करते हुए वो सोर्सेज के जरिए पूरा इंडियन मीडिया कोट करना शुरू हो गया कि जी इसका कोई ताल्लुक नहीं है ये सीज फायर से, जो इंडस वाटर ट्रीटी है दैट विल रिमेन इन अबेंस। तो आपको लगता है कि वो हार भी गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो एरोगेंस मौजूद है, वो ब्रेक नहीं हो रही? ये देखें, ये तो मोदी साहब की यही फितरत है। लास्ट टाइम भी जो पुलवामा में हुआ था, उसके बाद में शिकस्त हुई, 2 जहाज गिर गए, पायलट कैप्चर हो गया, उसके बाद में भी अपनी टांग ऊपर कि जी हमने जीत और पाकिस्तान को डरा दिया। तो इस वक्त इनकी कोशिश यही होगी कि बताना कि जी वो पाकिस्तान ने माना। पर बात यह है कि उनको जो जवाब मिला है लास्ट नाइट, उससे इनके छक्के छूट गए हैं और उसकी वजह से ये मान गए हैं। तो हमने ये प्रोजेक्ट करना है और पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट करना है। मेरे ख्याल में पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, सलामती काउंसिल में, यूनाइटेड नेशंस में, अदर बायलैटरली हमने बिल्कुल ये पहुंचाना है ब्लो बाय ब्लो क्या हुआ और किस तरीके से इन्होंने माना है। और जो अगर सस्टेन करना है सीज फायर, तो जो अंडरलाइंग इश्यूज है, इंडस वाटर ट्रीटी की पूरी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, और दूसरा कि कश्मीर का जो इशू है, जो अंडरलाइंग इशू है, उसको एड्रेस करने का फैसला होना चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए हिंदुस्तान की तरफ से कि ये मसले को वो हल करेंगे। सही। अब इसमें इन्होंने जैसे टेररिज्म का जिक्र कर दिया, अब 2-3 चीज़ें हैं। पानी, जिसको ऑब्वियसली एक वॉर टूल के तौर पे इन्होंने यूज़ किया, फिर कश्मीर जो है इस पूरे इशू के अंदर एक बार फिर से हाईलाइट हुआ है, फिर से दुनिया की नज़रों में आया है। अब इसको लेवरेज कैसे करें कि भाई आपने टेररिज्म का लिखा है, यू वांट टू टॉक अबाउट टेररिज्म, लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट फाइव आइज कंट्रीज से अबाउट यू, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो सेड अबाउट यू, कि आपके असैसिनेशन किस तरीके से सेल्स काम कर रहे हैं, कैसे आप कनाडा में, अमेरिका में शहरियों को मरवाते फिर रहे हैं। तो ये लेवरेज कैसे किया जाए इन सारे चीज़ों को? जी, मेरे ख्याल में कि पहला कदम तो हमने जो सीज फायर है उसकी फॉर्मलाइजेशन करनी है। ठीक है। और उस फॉर्मलाइजेशन में हमने ये जो पहलू हैं, कश्मीर का पहलू है, इंडस वाटर्स का है, उसको हमने उसमें डालना है। किस मैकेनिज्म क्या होगा बातचीत करने का, उसके ऊपर हम बातचीत कर सकते हैं कि किस तरह का मैकेनिज्म होगा, बायलैटरल होगा, जो पहले 2+6 का जो डायलॉग चल रहा था उसको रिवाइव किया जाए या कोई और फोरम बनाया जाए, वो ठीक है, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। पर मेरे ख्याल में जो इस सीज फायर को फॉर्मलाइज करना है, ठीक है, इनको बिल्कुल सामने ले आना है कि हाँ हमने माना है, और जो मसले हैं हमारे आपस में, वो मसले हल करने के लिए हम तैयार हैं। ये हमने फॉर्मलाइजेशन करवानी है, या सलामती काउंसिल में करवाएं, या बायलैटरली अमेरिका के साथ करवाएं, या कोई पावर्स जो मीडिएट कर रही हैं उनके तहत करवाएं, बट फॉर्मलाइज ज़रूर करवाना है। और ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि जो अंडरलाइंग मसले हैं उनको हल करना पड़ेगा। सब में अहम
कश्मीर बिल्कुल। एम्बेसडर मुनीर अकरम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जाहिद महमूद ने भी हमें ज्वाइन किया था, उनका भी बेहद शुक्रिया। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। मज़ीद जो अपडेट्स हैं वो आप सोनो न्यूज़ पे आने वाले बुलेटिन्स में देखते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।